विद्यार्थी, हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में गुणक का अर्थ तथा गुणक की उत्पत्ति एवं गुणक की क्रियाशीलता को अध्ययन किया था। आज हम गुणक को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों एवं गुणक के अन्य रूपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं गुणक को प्रभावित करने वाले तत्व। जो इससे पूर्व का वीडियो हमने आप लोगों ने देखा होगा, अध्ययन किया होगा, तो उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि गुणक की मात्रा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, एमपीसी पर, जिसे किन्स ने अल्पकाल में स्थिर मान लिया था। दूसरे शब्दों में इस प्रकार इसे कहें कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति पर भी इसको निर्भर माना जा सकता है, तथा इसमें हमने निवेश को स्वचालित निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माना था, जिसका मतलब यह है कि सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा किया गया निवेश जिसका आय की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात यह आय प्रेरित नहीं माना जाता है। इसके अलावा गुणक की जो स्थैतिक अवधारणा है उसमें यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में तेज गति से समायोजन हो जाते हैं, जिससे अपना गुणक है वो पूर्ण प्रभाव दिखा पाता है, यानी आय और उपभोग के बीच समय अंतराल नहीं पाया जाता है, तथा निवेश के बढ़ने से आय में उसी समय गुणक के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो लेकिन वास्तविक जगत में गुणक की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं पाई जाती हैं, इसलिए गुणक की मात्रा वह नहीं निकलती है जितनी कि हम सोचते हैं। तो इस गुणक पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है उन्हें हम गुणक के रिसाव या गुणक की सीमाएं भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला है बचत व संग्रह की मात्रा। हम यदि बचत ज़्यादा होगी तो उपभोग की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे गुणक की मात्रा भी कम हो जाती है। यदि लोग अपने पास नकद राशि रखना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसका वे कोई उपयोग नहीं करते हैं, अर्थात अपने पास संग्रह कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी गुणक की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार जो है लोगों की जो तरलता पसंदगी है बढ़ जाने से गुणक कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा फिर है कि पूर्व के कर्जों का भुगतान। यदि लोगों द्वारा प्राप्त आमदनी की कुछ राशि पुराने कर्जों को चुकाने में लगा दी जाती है तो भी वह उपभोग में नहीं लग पाती है, जिसके फलस्वरूप गुणक कम रह जाता है। इसके विपरीत यदि पुरानी उधार दी हुई रकमें वापस मिल जाती है तो उपभोग बढ़ने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे गुणक की मात्रा बढ़ जाती है। प्रायः लोगों को अपनी अल्प बचतें एक निश्चित अवधि के बाद वापस मिलने से उपभोग बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिससे गुणक की मात्रा ऊंची हो सकती है। फिर है निर्यात एवं आयातों का प्रभाव। विदेशी व्यापार की मात्रा यानी निर्यात और आयात की मात्रा का भी गुणक पर प्रभाव पड़ता है। निर्यात विदेशी मांग की पूर्ति करते हैं, जिससे गुणक बढ़ता है, और आयात हमारे देश की मांग की पूर्ति करते हैं और हम विदेशों से खरीदते हैं, इसलिए आयात ज़्यादा होंगे तो गुणक घटेगा। जब कभी निर्यातों से आयात अधिक हो जाते हैं तो उस सीमा तक गुणक में कम होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। नेक्स्ट है फिर उपभोग पदार्थों की उपलब्धता। जब हम आमदनी खर्च करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उपभोग वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। यदि उनका अभाव पाया जाता है तो गुणक की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए गुणक की प्रक्रिया के ठीक ठीक लागू होने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे गुणक की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि अगर मांग बढ़ेगी तो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग करके उसकी पूर्ति की जा सकती है और आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है गुणक की अवधि। गुणक की मात्रा पर गुणक की अवधि का भी प्रभाव पड़ेगा। गुणक की मात्रा सर्वाधिक तभी होती है जब प्राप्त आमदनी शीघ्र खर्च कर दी जाती है, यानी जो समय अंतराल है वो कम से कम हो और शीघ्र सारे समायोजन संभव हो जाते हैं। यदि प्राप्त आमदनी एवं खर्च में समय का अंतराल अगर गैप पाया जाता है तो गुणक की मात्रा
कम हो जाती है। यह अंतराल जितना अधिक होगा गुणक की मात्रा भी उतनी ही कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है फिर देश में रोजगार की क्या अवस्था है। यदि देश में उत्पादन के कुछ साधन बेकार अवस्था में पड़े हैं तो निवेश बढ़ने से उत्पादन, उपभोग तथा आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। यानी अगर बेरोजगारी है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन भी बढ़ेगा, उपभोग भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में उपभोग व निवेश एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, जिससे गुणक की मात्रा ऊंची रहती है। लेकिन पूर्ण रोजगार की अवस्था पर प्राप्त हो जाए या उसके समीप पहुंच जाए तो उसके बाद निवेश के बढ़ने से उत्पादन नहीं बढ़ पाता है, जिससे उपभोग को बढ़ाना भी कठिन हो जाता है। इस स्थिति में केवल वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। अतः कहने का ये मतलब है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उपभोग और निवेश परस्पर प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, जिससे गुणक की मात्रा व प्रभाव घट जाते हैं। गुणक की मात्रा के अधिक होने के लिए साधनों के बेरोजगार पाए जाने की दशा अधिक अनुकूल मानी जाती है। नेक्स्ट है फिर सरकारी व्यय एवं कर का प्रभाव या सरकारी नीतियों का प्रभाव। सरकारी व्यय का आमदनी पर वही प्रभाव पड़ता है जो निजी निवेश का पड़ता है। इससे भी आमदनी गुणक की मात्रा के अनुसार बढ़ती है, लेकिन करारोपण से गुणक की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि इससे व्यय के योग्य आमदनी यानी जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों की वो घट जाती है। तो इस प्रकार से गुणक के रिसाओं को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि गुणक की प्रक्रिया में की कई सीमाएं हैं या गुणक के कई रिसाव हैं। यह उस रूप में लागू नहीं होता जिस रूप में हमने इसे प्रारंभ में बतलाया था। बचत, आयात, कर आदि के कारण इसकी मात्रा कम हो जाती है। देश में साधनों के रोजगार की स्थिति, उपभोग की वस्तुओं की उपलब्धता आदि जो तत्व हैं वो भी इसकी मात्रा को प्रभावित करते हैं। गुणक की इन बाधाओं और सीमाओं के बावजूद भी गुणक का महत्व कम नहीं है। हम गुणक का अनुमान लगा करके पूर्ण रोजगार पर आमदनी का संतुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश की मात्रा का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो गुणक है वो नीति संबंधी अस्त्र का काम करता है। अब हम आते हैं गुणक के विभिन्न रूपों पर। हमने जो प्रारंभ में किया था या इससे पूर्व के वीडियो में देखा था वो था सरल गुणक, निवेश गुणक, आय गुणक या व्यय गुणक। इनके अलावा भी जो है निवेश के गुणक है, क्योंकि उसमें हमने जो मान्यताएं मानी थी उसमें बंद अर्थव्यवस्था, सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप हमने नहीं माना था। तो अगर हम उसको शामिल करें तो ऐसी स्थिति में गुणक के और भी रूप हो सकते हैं। तो गुणक के रूपों के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं सरकारी व्यय गुणक या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सरकारी व्यय गुणक निकालने के लिए हम सरकारी व्यय में वृद्धि करते हैं, जो हम जी के द्वारा सूचित करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि y इजिकल टू सी प्लस आई होता है। जैसे ही हम सरकारी व्यय को शामिल करेंगे तो जी इसमें शामिल हो जाएगा, तो हो जाएगा y इजिकल टू जी प्लस आई, सी प्लस आई प्लस जी, यानी उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय। चूंकि हम जानते हैं कि उपभोग फलन क्या है, तो उपभोग फलन है c इजिकल टू ए प्लस बी वाई। तो हम c की जगह उपभोग फलन को रखते हैं तो हो जाएगा y इजिकल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी। तो ये हमारे पास जो है संतुलन आमदनी की स्थिति में समीकरण निकल आएगा। नेक्स्ट अगर हम बी वाई को इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा y माइनस बी वाई इजिकल टू ए प्लस आई प्लस जी। अब यदि y दोनों में कॉमन है इसलिए y मैंने बाहर निकाल लिया है, ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस बी इजिकल टू ए प्लस आई प्लस जी। इसके पश्चात अगर हम y को इधर लें और 1 माइनस बी को उधर ले जाएं तो हो जाएगा a प्लस आई प्लस जी बटा 1 माइनस बी। यहाँ b का मतलब MPC से है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। अब यदि सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े है ना, और उसे मान लें कि डेल्टा जी के बराबर बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो नई आमदनी होगी, जो नई इनकम होगी वो होगी y प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी पहले की आई प्लस बढ़ी हुई आई इजिकल टू ए प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी। जी तो पहले था ये प्लस डेल्टा जी, यानी सरकारी व्यय में जो वृद्धि हुई है बटा 1 माइनस बी। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया।
तो इस प्रकार अगर अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं तो ऐसी स्थिति में हमें प्राप्त हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई जो पहले समीकरण का है इजिकल टू ए प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी बटा 1 माइनस बी माइनस ए प्लस आई प्लस जी बटा 1 माइनस बी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अगर हम इनको काटें ये y से y कट जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बच जाएगा ये, चूंकि आगे का सूत्र सारा माइनस में है तो हमारे पास बच जाएगा डेल्टा जी बटा 1 माइनस बी के रूप में हमारे पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि देखिए ये y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ए आई जी से ये ए आई जी कट जाएगा, है ना, ये सब कट जाएंगे। 1 माइनस बी से जो है कॉमन है चूंकि नीचे है इसलिए ये बच जाएगा, तो डेल्टा जी बटा 1 माइनस बी हमारे पास बच जाएगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं कर गुणक पर। कर गुणक से पहले मैं एक और बता देना चाहता हूँ जो हमने किया था यहाँ, ये जो सरकारी व्यय गुणक है ये आ गया हमारे पास डेल्टा जी बटा 1 माइनस बी, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ये होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी बटा 1 माइनस बी। अगर मैं डेल्टा जी को इधर ले आऊँ तो हो जाएगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी। तो ये जो 1/1 माइनस बी है ये हमारा सरकारी व्यय गुणक कहलाएगा। जैसे एक हम उदाहरण लें कि मान लें सरकारी व्यय में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है, तो आय की वृद्धि कितनी होगी? तो आय की वृद्धि होगी हमारे पास, चूंकि 10 करोड़ है डेल्टा जी तो डेल्टा वाई हो जाएगा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी यानी 10 करोड़ की वृद्धि हुई बटा 1 माइनस 0.8 का मतलब हो गया 10 बटा 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 2 और इस प्रकार से हो जाएगा 50 करोड़ रुपए। तो अगर सरकारी व्यय में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाती है और एमपीसी 0.8 है तो ऐसी स्थिति में आय में वृद्धि 50 करोड़ रुपए की होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरकारी व्यय गुणक किस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कर गुणक पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी व्यय से आय में वृद्धि होती है, उसी प्रकार करों में वृद्धि करने से आय में कमी हो जाती है। जब सरकार खर्च करती है तो लोगों की आय बढ़ती है, लेकिन जब सरकार कर लेती है तो आय उतनी कितनी कम हो जाती है। तो इस संदर्भ में हम वही लेते हैं वाई इजिकल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब यहाँ हम सी की जगह वही लिखते हैं ए प्लस बी वाई, तो हो जाएगा ए प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी। अब कर लगने के बाद जो खर्च योग्य आय है यानी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो y माइनस टी हो जाएगी, यानी आय में से टैक्स की मात्रा को हमें घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी हो जाएगा प्लस आई प्लस जी, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हम आगे और करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। अब अगर बी वाई को हम इस तरफ ले आएँ तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, और इधर y कॉमन है बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी।
और ये इस प्रकार हमें y प्राप्त हो गया। तो y 1 - b को अगर हम उस तरफ राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/1 - b इंटू a - bt प्लस i प्लस जी। तो ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम y की जगह y प्लस डेल्टा वाई तथा t की जगह t प्लस डेल्टा वाई रख दें तो ऐसी स्थिति में जो नया समीकरण दूसरा हमें मिलेगा वो मिलेगा y प्लस डेल्टा वाई इजिकल टू 1/1 - b इंटू a - bt - b डेल्टा t प्लस i प्लस जी। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बच जाएगा डेल्टा वाई, क्योंकि y से y कट जाएगा। 2 में से हम जब 1 को घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए ये y से ये y कट जाएगा, है ना। और हमारे पास जो बचा है ये a b t i और g, a b t i g, a b t i और g, ये इसमें से चला जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ये डेल्टा b डेल्टा t इंटू के रूप में, और कॉमन है 1/1 - b इसलिए वो बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इजिकल टू 1/1 - b इंटू -b डेल्टा t। अब यदि डेल्टा t को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बच जाएगा y बटा डेल्टा t इजिकल टू -b। चूँकि ये वाला जो डेल्टा t के साथ b था वो -b एज इट इज रह जाएगा, और इनटू में है इसलिए 1 से इसका गुणा करेंगे तो -b हो जाएगा, और बटा 1 - b हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कर गुणक। तो इसको कहते हैं कर गुणक। तो कर की राशि को बढ़ाने से आय में जो गिरावट होती है उसको ये कर गुणक व्यक्त करता है। जैसे मान लें, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि एमपीसी जो है वो 0.8 है, वही लेते हैं हम, है ना। और सरकार जो है कर का जो अतिरिक्त भार है या अतिरिक्त जो कर है वो लगाती है 10 करोड़ रुपए के बराबर। तो ऐसी स्थिति में कर गुणक क्या होगा? तो कर गुणक हो जाएगा हमारा -b, है ना। तो -b का मतलब हो जाएगा -0.8 बटा 1 - b 0.8 इजिकल टू -0.8 अपॉन 0.2 इजिकल टू 4। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास आ गया गुणक 4 आ गया। तो अब यदि 10 करोड़ रुपए के कर लगाने से आय में कितना परिवर्तन होगा? तो आय में परिवर्तन होगा -4 है, -4 इंटू अगर 10 करोड़ रुपए का लगाया जाएगा तो -40 करोड़ रुपए आय कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर सरकार 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लगाती है और अगर कर गुणक 4 है तो ऐसी स्थिति में 40 करोड़ रुपए की आय कम हो जाएगी। तो ये कर गुणक हमें बताता है कि आय कितनी कम होगी। नेक्स्ट फिर आते हैं हम संतुलित बजट गुणक। जो सरकारी व्यय गुणक है एवं कर गुणक है, इन दोनों को हमने ज्ञात कर लिया है। तो इन दोनों को ज्ञात करने के बाद अब हम संतुलित बजट गुणक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि संतुलित बजट गुणक इन दोनों के संयुक्त प्रभाव को बतलाता है। संतुलित बजट गुणक से हम ये जान सकते हैं कि जब सरकारी व्यय का परिवर्तन करों के परिवर्तन के बराबर होता है तो आय में कितना परिवर्तन होगा। यानी जब डेल्टा जी और डेल्टा टी दोनों ही समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इन दोनों का ही योग होगा। सरकारी व्यय गुणक प्लस कर गुणक को हम संतुलित बजट गुणक कहेंगे। अगर डेल्टा जी बराबर डेल्टा टी यानी सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि करों से प्राप्त आय के बराबर है तो ऐसी स्थिति में सरकारी गुणक वह होता है 1/1 - b और प्लस कर गुणक होता है -b बटा 1 - b के। तो अगर हम इन दोनों को कॉमन लें, 1 - b कॉमन लें तो 1 - b तो ऊपर बच जाएगा अपने पास 1 - b। जैसा कि आप लस अपविधि से हम जानते हैं कि 1 - b मैं कॉमन लूँ
तो यहाँ 1 माइनस बी में 1 माइनस बी एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी में एक बार भाग जाएगा और चूंकि माइनस बी है इसलिए यहाँ वापस आ जाएगा माइनस बी। तो इस प्रकार से हमारे पास संतुलित बजट गुणक जो है वो आ जाएगा 1 माइनस बी बटा 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये लिखा है 1 माइनस बी बटा 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो अतः संतुलित बजट गुणक जो है सदैव 1 के ही बराबर होता है। तो यदि आय का परिवर्तन यानी डेल्टा वाई बराबर सरकारी व्यय के परिवर्तन डेल्टा जी अथवा कर के परिवर्तन डेल्टा टी के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में संतुलित बजट गुणक 1 के समान होता है। जैसे हमने अभी पहले जो सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक में उदाहरण लिया था कि यदि सरकारी व्यय में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है और साथ में सरकार 10 करोड़ रुपए करों की वृद्धि कर देती है तो राष्ट्रीय आय में क्या परिवर्तन होंगे। तो यहाँ संतुलित बजट की स्थिति है कि जितनी हमने 10 करोड़ रुपए सरकारी व्यय में वृद्धि की है तो साथ में करों से भी हमने 10 करोड़ रुपए की वृद्धि कर ली है, तो संतुलित बजट गुणक 1 के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में आय की वृद्धि, सरकारी व्यय की वृद्धि एवं करों की वृद्धि बराबर होगी। तो जो वृद्धि होगी वो 10 करोड़ रुपए के बराबर होगी। यानी जितनी सरकार व्यय में वृद्धि करेगी, जितना कर लगाएगी उतना का उतना ही आय में वृद्धि हो जाएगी। हमने इससे पूर्व जो है आपके सरकारी व्यय गुणक में देखा था कि सरकार अगर एमपीसी 0.8 है ना, और कर गुणक में भी हमने एमपीसी 0.8 ली थी और दोनों ही स्थिति में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि की थी। तो सरकारी व्यय गुणक में हमने देखा था कि आय में वृद्धि 50 करोड़ रुपए की होती है, जबकि हमने कर व्यय में देखा था कि आय में कमी 40 करोड़ रुपए की होती है। तो यानी कुल आय में वृद्धि कितनी होगी, 50 करोड़ माइनस 40 करोड़ इजिकल टू 10 करोड़, यानी 1 के बराबर। यानी जितनी सरकार व्यय में वृद्धि करेगी उतना का उतना राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर गुणक, सरकारी व्यय गुणक और संतुलित बजट गुणक जो है गुणक के रूप हैं और इनकी क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है उदाहरणों के माध्यम से हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके कि ये जो गुणक है, इन गुणक मॉडल की क्या क्रियाशीलता है। विकसित राष्ट्रों में तो ये लागू होता है क्योंकि केन्स ने इसे लागू करके देखा था, लेकिन क्या ये विकासशील देशों में भी लागू होता है या नहीं होता है। उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी जो सीमाओं का या प्रभावित करने वाले तत्वों का जो हमने अध्ययन किया था उसके तहत केन्स ने गुणक की अवधारणा का नीति निर्धारण में उपयोग किया था तथा निवेश बढ़ाकर मंदी की स्थिति को दूर करके पूर्ण रोजगार पर आमदनी का संतुलन स्थापित करने की उसने बात कही थी। लेकिन केन्स का जो गुणक है वो स्थैतिक किस्म का था। इसमें निवेश के बढ़ने से शीघ्र व सुनिश्चित रूप से बिना समय के अंतराल के ही आमदनी गुणक के अनुपात में बढ़ जाती है। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो प्रायोगिक गुणक पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो मानते हैं कि समय का अंतराल तो आएगा ही आएगा, जो लोगों को आमदनी प्राप्त होती है और उसे खर्च करते हैं उसमें समय का अंतर पाया जाता है। इसलिए आजकल जो है गुणक और त्वरक अभी आप लोगों के नहीं आया है, जब आगे आएगा तब पता चलेगा, दोनों के सम्मिलित प्रभाव को ही देखा जाता है। अब हम आते हैं कि क्या अल्प विकसित देशों में गुणक क्रियाशील होता है या नहीं होता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि गुणक की जो अवधारणा है वो कम विकसित देशों में या अल्प विकसित देशों में कहाँ तक लागू होती है। तो इसके संबंध में ये अर्थशास्त्रियों में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। लेकिन चूंकि केन्स के अर्थशास्त्र में निवेश गुणक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, इसलिए हम यहाँ पर प्रमुखतया केन्स के निवेश गुणक की अवधारणा का ही भारत जैसे विकासशील देशों में लागू होने की बात करेंगे कि कहाँ तक लागू होता है। तो गुणक की अवधारणा केवल ये बतलाती है हमें कि आमदनी में वृद्धि निवेश की वृद्धि के किसी गुणन में होती है, यानी गुणा के रूप में होती है, जिसे केन्स ने के रूप में व्यक्त किया था। यदि गुणक ऊंचा है तो आमदनी में निवेश के बढ़ने से अधिक वृद्धि होगी, और अगर गुणक नीचा है तो आमदनी में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होगी। तो कम विकसित देशों में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति काफ़ी ऊंची पाई जाती है और बचत की सीमांत प्रवृत्ति बहुत ही नीची पाई जाती है। इसलिए केन्स के गुणक के अनुसार है ना, गुणक की मात्रा ऊंची होकर आमदनी में ज़्यादा वृद्धि होनी चाहिए,
लेकिन कई अन्य बाधाओं के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। इसके संबंध में भारत के जो सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर V.K.R.V. राव, जिन्होंने अपने इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू जो फरवरी 1952 में प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड द मल्टीप्लायर इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी निवेश, आय और गुणक की अल्प विकसित देशों में क्रियाशीलता। इस लेख में उन्होंने बतलाया था कि गुणक की प्रक्रिया जो निम्नलिखित शर्तें हैं कि पूरा होने पर ही लागू होती है। जैसे कि देश में ऐच्छिक बेरोजगारी की दशा पाई जाए, ऐच्छिक बेरोजगारी होनी चाहिए, उत्पत्ति की पूर्ति लोचदार होनी चाहिए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, कार्यशील पूंजी की पूर्ति भी लोचदार होनी चाहिए। और ये सभी जो दशाएं हैं, V.K.R.V. राव ने कहा कि ये सभी दशाएं हैं अल्प विकसित देशों में या तो कम पाई जाती है या पाई नहीं जाती है। इसलिए इनमें गुणक की क्रियाशीलता में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। तो जो अल्प विकसित देशों में गुणक की क्रियाशीलता में रुकावट पैदा करने वाले जो तत्व हैं वो उन्होंने बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं या इस प्रकार से हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहला है कि छिपी हुई बेरोजगारी। तो कम विकसित जो देश हैं या अल्प विकसित देश हैं उनमें प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे हम भारत को लें तो यहाँ सामान्यतया बेरोजगारी का रूप विकसित देशों से भिन्न किस्म का होता है। विकसित देशों में पूंजी के उपयोग के अभाव में समग्र मांग की कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। लेकिन कम विकसित देशों में या अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। हमारे यहाँ पूंजी की कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है, और इसमें लोगों की सीमांत उत्पत्ति बहुत कम व आमदनी नीची दशा की पाई जाती है। इसलिए पूंजी या निवेश का अभाव बेरोजगारी का कारण होता है। जब स्वयं निवेश का ही अभाव हमारे यहाँ पर रहता है तो अकेला गुणक क्या कर सकता है। तो हमारे यहाँ समस्या गुणक की नहीं, समस्या है निवेश की। हमारे यहाँ निवेश ही कम पाया जाता है और इस कारण से जो गुणक की प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। दूसरा फिर उन्होंने कारण बताया कि हमारे यहाँ जो उत्पत्ति की पूर्ति है वो कम लोचदार होती है, जबकि गुणक प्रक्रिया के लिए उत्पत्ति की पूर्ति का लोचदार होना आवश्यक होता है। अल्प विकसित देशों में कृषिगत व औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उत्पत्ति कम विकसित देशों में कई कारणों से लोचदार नहीं होती है। जैसे मानसून पर कृषिगत उत्पादन निर्भर करता है, बारिश अच्छी होगी तो अच्छा उत्पादन होगा, जिससे अकालों के कारण इस क्षेत्र में भारी क्षति पहुंचती है। अगर अकाल आ जाता है तो ऐसी स्थिति में कृषिगत उत्पादन घट जाता है तथा उद्योग निवेश के अभाव में मंदी का शिकार हो जाते हैं। उद्योगों में निवेश की कमी पाई जाती है, इसलिए उनमें मंदी छा जाती है। तो उत्पादन का ढांचा कठोर व बेलोच होने के कारण गुणक अपना प्रभाव ठीक प्रकार से यहाँ नहीं दिखा पाता है। फिर जो तीसरा कारण है कम क्रियाशील होने का, वो है कि उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का अभाव पाया जाता है। विकसित देशों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग करके उपभोक्ता माल की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, जिससे गुणक सक्रिय हो जाता है और उनकी आमदनी बढ़ती है। लेकिन अल्प विकसित देशों में उत्पादन क्षमता का अभाव होने से पूंजीगत निवेश के बढ़ने से आमदनी के बढ़ने का मार्ग भी रुका रह जाता है। तो इस प्रकार से गुणक क्रियाशील नहीं हो पाता है अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के अभाव के कारण। फिर चौथा इसका कारण है कि जो स्थिर पूंजी है वो अल्प विकसित देशों में इसका अभाव पाया जाता है। तो यहाँ स्थिर पूंजी के अभाव के साथ साथ कार्यशील पूंजी का भी अभाव पाया जाता है। इसलिए कई बार कारखानों, मशीनों यानी स्थिर पूंजी की व्यवस्था होने पर भी कार्यशील पूंजी के अभाव में उत्पादन आगे नहीं बढ़ पाता है तथा आमदनी का सृजन रुक जाता है और गुणक की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए हमने मशीनें तो लगा दी, लेकिन अब उन मशीनों को चलाने के लिए जो हमें पूंजी चाहिए उसका अभाव पाया जाता है, तो इसकी वजह से गुणक अधिक क्रियाशील नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट है अल्प विकसित देशों का आर्थिक ढांचा। तो जो अल्प विकसित देशों का आर्थिक ढांचा है वो विकसित देशों के आर्थिक ढांचे से काफ़ी भिन्न होता है। विकासशील देशों में जो श्रम शक्ति का अधिक अंश है वो कृषि कार्यों में
संलग्न होकर के राष्ट्रीय आय में जो है योगदान देता है, और राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान काफ़ी नीचा पाया जाता है। इसलिए कृषि में प्रति श्रमिक उत्पादकता काफ़ी नीची पाई जाती है। ऐसी स्थिति में कम विकसित देशों में या अल्प विकसित देशों में, भारत जैसे देशों में, अर्थव्यवस्था में लचीलापन व प्रतिक्रियात्मकता का अभाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं को जो अल्प विकसित राष्ट्रों में सबसे बड़ी समस्या है वो है निवेश को बढ़ाने की। तो जो प्रमुख समस्या है वो निवेश की है। इसलिए हर संभव उपाय करके सबसे पहले हमें उत्पादक निवेश को बढ़ाना चाहिए, ताकि विकास की दर ऊंची हो सके और आमदनी के बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा आज के इस वीडियो में, अध्ययन में, कि निवेश या गुणक की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, गुणक के सरल या निवेश गुणक के अलावा कौन कौन से रूप हैं, जैसे सरकारी व्यय गुणक, कर गुणक, संतुलित बजट गुणक, तथा अल्प विकसित राष्ट्रों में गुणक किस प्रकार से कम लागू हो पाता है, उसके क्या कारण हैं। थैंक